छत्तीसगढ़ पर आप देख रहे हैं हमार छत्तीसगढ़ और शुरुआत करेंगे छत्तीसगढ़ से एक बड़ी खबर से। आपको बता दें कांकेर से एक बड़ी खबर आ रही है जहां पर पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ का मामला सामने आया। कोयली बेड़ा इलाके में मुठभेड़ जारी है। दरअसल चिलपरस गांव के पास मुठभेड़, दोनों तरफ से फायरिंग की जानकारी मिल रही है और यहां बता दें कि 2 नक्सलियों के भी मारे जाने की खबर है। हालांकि आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। सूत्रों के हवाले से मिल रही जानकारी के मुताबिक यहां दोनों तरफ से फायरिंग जारी है और कई नक्सलियों के मारे जाने की भी जानकारी मिल रही है। कांकेर से इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ा मामला कोयली बेड़ा से, जहां पर कोयली बेड़ा इलाके में मुठभेड़ का मामला। चिलपरस गांव के पास मुठभेड़, दोनों तरफ से फायरिंग लगातार जारी, 2 नक्सलियों के मारे जाने की खबर। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें जहां कोयली बेड़ा इलाके में मुठभेड़ हो रही है। कांकेर के अंतर्गत आने वाला कोयली बेड़ा इलाका, जहां चिलपरस गांव के पास ये मुठभेड़ शुरू हुई और दोनों तरफ से फायरिंग लगातार जारी है। 2 नक्सलियों के अब तक मारे जाने की खबर है। केम नारायण हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर है। केम, क्या जानकारी मिल पा रही है? कर सामने आई है तो आपको मैं बता दूं कि छत्तीसगढ़ के पहले चरण में विधानसभा चुनाव होने हैं और जो है नक्सली जो है अपनी सक्रियता दिखाते हुए कुछ दिन पहले इन्हीं जंगलों में अपना नक्सली बैनर और पर्चे फेंके थे और आज जो है एक बड़ा मुठभेड़ की खबर जो है निकलकर सामने आ रहा है। चिलपरस और गोमे गांव के जंगल में ये मुठभेड़ जारी है और अब तक जो खबर निकल कर आई है उसमें 2 नक्सलियों के मारे जाने की खबर आ रही है और इस तरीके से हर विधानसभा चुनाव जब पहुंचता है तो नक्सली जो है इसी तरीके से घात लगाए बैठे रहते हैं और विधानसभा चुनाव की प्रक्रियाओं में बाधा पहुंचाने की जो है इनकी कोशिश रहती है। लेकिन यहाँ पर जो है पुलिस सुरक्षा बल के जवान जो है मुठभेड़ कर रहे हैं और 2 नक्सलियों के अब तक मारे जाने की खबर मिली। बिल्कुल, और ये जो कि बड़ा मामला हो सकता है चुनाव से पहले, क्या और फोर्सेस भेजी जाएंगी? अंदाजा क्या है कितने के लगभग यहाँ पर नक्सली हो सकते हैं? जी आशीष, अभी जंगल में मुठभेड़ जारी है और अतिरिक्त बल भेजे जा रहे हैं और सर्चिंग आसपास के जंगलों में और बढ़ा दी गई है और सुरक्षा बल के जवानों को कड़े सुरक्षा इंतजाम के लिए जो है वहां पर लगाया गया है। क्षेत्र में सघन सर्चिंग जारी है और किसी भी तरीके से जो है नक्सली कोई वारदात को अंजाम ना दे सके, इसकी पूरी कोशिश जो है सुरक्षा बल के जवान कर रहे हैं। लगभग 2 नक्सलियों के मारे जाने की खेम जानकारी मिल रही है, कोई पुष्टि हुई इसकी अब तक? जी अभी इस मामले की पुष्टि अधिकारियों ने नहीं की है, लेकिन हम जब अधिकारियों से बात की है तो वो पूरे तरीके से खबर देने की बात कह रहे हैं। इस पर जानकारी आपको कुछ देर में मिल जाएगी। बिल्कुल, और ये कोयली बेड़ा से एक बड़ा मामला, खेम नारायण हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे थे। बहुत शुक्रिया खेम आपका जानकारी देने के लिए। तो नक्सलियों और पुलिसकर्मियों के बीच मुठभेड़ का ये मामला, चुनाव से पहले बड़ी कार्रवाई। और बढ़ते आगे, रायपुर से एक बड़ी खबर आपको बता दें जहां बीजेपी नेता की हत्या पर सियासत गरमाई हुई है। रमन सिंह ने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। रमन सिंह ने कहा कि बीजेपी नेता बिरजू तारम की हत्या, जिसमें उन्होंने एक सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखते हुए कहा कि आदिवासी बीजेपी नेता बिरजू तारम की हत्या एक बार फिर बीजेपी कार्यकर्ताओं को डराने की कोशिश, शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदनाएं, प्रशासन के विरुद्ध हम डरने या रुकने वाले नहीं हैं और इस अत्याचारी सरकार से लहू के एक एक कतरे का पूरा हिसाब किया जाएगा। दरअसल एक बीजेपी नेता की हत्या के बाद से लगातार जो बड़े नेताओं का रिएक्शन है वो भी आ रहा है और साथ ही साथ जो ये हत्या का मामला है इसमें बीजेपी के कदावर नेता और पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा कि ये एक एक कतरे का इसमें हिसाब लिया जाएगा। प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने बीजेपी नेता बिरजू तारम की हत्या पर प्रतिक्रिया दी। इस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को दबाव बनाया जा रहा है और आज औंधी के पास बिरजू तारम, हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी, जो आज मेरे कार्यक्रम में भी सम्मिलित था, रैली में भी सम्मिलित था, आज स्वागत किया उसने
मंच पे आके मोहल्ला के सभा में उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। उसका अपराध यही है, वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। उसका अपराध यही है कि वो दुर्गा की स्थापना में योगदान देता है और कुछ लोगों ने धमकी भी दी थी। उस धमकी का असर दिख रहा है कि एक प्रकार की इतनी बड़ी घटना हो गई। मुझे लगता है सरकार हाथ में हाथ धरे बैठी है और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ताओं को सुरक्षा देने में असफल रही है। मैं इस पूरी घटना के लिए सरकार दोषी है, वहाँ का स्थानीय प्रशासन दोषी है। और बीजेपी नेता की हत्या के मामले पर प्रदेश की सियासत गरमाई हुई है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहब ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मोहल्ला मानपुर चौकी में बिरजू की हत्या टारगेट किलिंग है। बीजेपी कार्यकर्ताओं की टारगेट किलिंग करके कार्यकर्ताओं को डराने का प्रयास हुआ है। एक और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की शहादत हुई है। मोहल्ला मानपुर चौकी में बिरजू तारम की जो हत्या हुई है, यह भी टारगेट किलिंग है। लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की टारगेट किलिंग करके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का डराने का प्रयास लगातार हुआ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता पूरी ताकत से अपने कार्यकर्ताओं के शहादत को जाया नहीं जाने देंगे और राज्य की कांग्रेस सरकार को उखाड़ कर फेंकेंगे ताकि छत्तीसगढ़ में शांति हो, कानून व्यवस्था का राज हो। तो जिस तरह से बीजेपी नेता की हत्या का मामला सामने आया, इसमें आरोप राज्य सरकार पर लगाए जा रहे हैं। दोनों ही पार्टी के बड़े नेताओं की प्रतिक्रिया हमने आपको सुनाई। दोनों ही बड़े नेता हैं बीजेपी के और उनके द्वारा जो बातें कही गई हैं, जो आरोप लगाए गए हैं कांग्रेस पार्टी पर, वे काफ़ी गंभीर हैं। उनका ये कहना है कि यहाँ टारगेट किलिंग हो रही है, इसके लिए प्रदेश सरकार जिम्मेदार है और प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया गया कि इनकी वजह से ही ये हत्या हुई है और ये टारगेट किलिंग हो रही है। बीजेपी नेता की हत्या पर सियासत इस वक्त गरमाई हुई है और राकेश हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। राकेश, अभी जो ये पूरा हत्याकांड सामने आया, आरोप तो गंभीर है, कोई प्रतिक्रिया इस पर अब तक सामने आई है? इन्वेस्टिगेशन में कोई तथ्य सामने आया हो? कैसे क्या कुछ हुआ? जी आशीष, मैं आपको बता दूं कि ये हत्या जो हुई है वो रात में हुई है और उनके घर में घुस के गोली मार दी गई है। वहीं ऐसे नक्सली घटना से भी जोड़ा जा रहा है और पुलिस मौके पर पहुंची है, क्योंकि अभी भी बॉडी उनका उठा नहीं है जो नक्सली नेता है, क्योंकि सरखेड़ा जो गांव है वो नक्सल प्रभावित क्षेत्र गांव में आता है। इसलिए पुलिस रात में वहां नहीं गई थी, क्योंकि रात में फोर्स भी रिस्क लेना नहीं चाहती है, क्योंकि नक्सली ऐसा करके चारा डालते हैं और फोर्स को नुकसान पहुंचाते हैं। तो कहीं ना कहीं सुरक्षा के लिहाज से पुलिस इससे बचती रही है, लेकिन पुलिस अभी सुबह से ही वहां पहुंच गई है और पूरे तथ्यों की जांच कर रही है। पुलिस अलग अलग एंगल से इस हत्या के मामले में जांच कर रही है। बहरहाल देखना यह होगा कि जांच पुलिस की कब तक पूरी हो पाती है और यह स्पष्ट कब तक हो पाता है कि इस घटना में नक्सली थे कि कोई अन्य लोग इस घटना को अंजाम दिए हैं। वहीं इस हत्या के बाद राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। बीजेपी लगातार हमलावर हो गई है और लगातार प्रदेश सरकार पर निशाना साध रही है, जिसमें रमन सिंह का बयान आया पूर्व मुख्यमंत्री का। वो कल वही कार्यक्रम में मौजूद थे मोहल्ला में, और जिनकी हत्या हुई है बिरजू तारम, वो भी मोहल्ला पहुंचे थे और जो नामांकन जो रैली थी उसमें शामिल हुए थे और उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह का स्वागत भी किया था, मुलाकात भी की थी। जिसके बाद वो घर गए हैं, उसके बाद उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई है। आशीष, लेकिन राकेश, ये जो पूरा घटनाक्रम है काफ़ी चिंताजनक है। हालांकि चुनाव है, ऐसे में इस तरह के घटनाक्रम निश्चित रूप से जो कानून व्यवस्था है उस पर भी सवाल उठा रहा है। नजर बनाए रखिएगा, कुछ बातें कुछ तथ्य आगे आपसे जानने के लिए फिर संपर्क करेंगे। बढ़ते आगे और करेंगे अन्य खबरों का। छत्तीसगढ़ का चुनावी संग्राम अब अपने दूसरे चरण के लिए तैयार है। आज से नामांकन के 70 सीटों के लिए करीब 30 अक्टूबर तक नामांकन होगा, माफ कीजिएगा, और 70 विधानसभा में 17 नवंबर को मतदान होगा। ये दूसरे चरण की वोटिंग की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। पहले चरण की जो वोटिंग है वो 7 तारीख को होगी, 7 नवंबर को, दूसरे में फिर 10 दिन की गैप के बाद 17 को मतदान होगा। लेकिन उससे पहले कैंडिडेट्स को अपना नॉमिनेशन फाइल करना होगा और 70 विधानसभा में नॉमिनेशन के लिए
30 तारीख तक का समय दिया गया है और उसके बाद स्क्रूटनी होगी। दूसरे चरण के नामांकन के लिए उम्मीदवारों का आज से रजिस्ट्रेशन, नामांकन, नॉमिनेशन जो भी आप कहें शुरू हो जाएगा और 70 विधानसभा में 17 नवंबर को मतदान होना है। और बात करेंगे हमारे सहयोगी युगल तिवारी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। युगल, दूसरे चरण के नॉमिनेशन की भी प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है? जी बिल्कुल, देखिए दूसरे चरण के जो नामांकन है उसकी प्रक्रिया है आज से पूरी हो चुकी है और 70 सीटों पर चुनाव है वो होना है। निर्वाचन ने पूरी तरह से तैयारियां कर ली हैं। लगभग 26,000 जो पोलिंग बूथ हैं उन सभी पोलिंग बूथों पर जो चुनाव सामग्री है, सब चीज को पहचाने की जो रोड मैप है वो तैयार कर लिया गया है। लेकिन इस बीच बड़ी खबर यही है आशीष कि हो सकता है छत्तीसगढ़ में चुनाव की जो तारीख है उसमें बदलाव हो सकता है, वो एक्सटेंड हो सकता है, बढ़ सकता है, क्योंकि चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो लगातार जो तिथि को आगे बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि जो है छठ पूजा है, दीपावली का त्यौहार है। ऐसे में लगभग 3.5 लाख जो उत्तर भारतीय परिवार हैं वो यहाँ पर छत्तीसगढ़ में निवास करते हैं। एक बड़ा जो वोट का जो प्रतिशत है वो अगर जो है त्योहार की वजह से मतदान केंद्रों तक अगर नहीं पहुंच पाएंगे तो एक बड़ा लॉस है। और ये जो आम जो मतदाताओं का पर्व है, लोक पर्व इसे भी कह सकते हैं, तो उसमें अगर वो हिस्सा नहीं लेंगे तो एक ये कहा जा सकता है कि एक बड़ा नुकसान है। तो जिस तरह से आवेदन आए हैं निर्वाचन आयोग को, तो आवेदन को सीईसी को भेजा गया है। तो उम्मीद यही है कि हो सकता है कि जो भारत निर्वाचन आयोग है वो तिथि में बदलाव कर सकता है, क्योंकि राजस्थान में भी इस तरह के जो बदलाव हुए हैं तो इस तरह की उम्मीद जताई जा रही है। ठीक है, आप नजर बनाए रखिएगा और युगल आप रहिएगा हमारे साथ। कुछ और खबरों पर आपसे डिटेल्स लेने के लिए फिर लौटेंगे आपके पास। बहरहाल इस खबर पर जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। और बढ़ते आगे, रायपुर से एक और बड़ी खबर, मतदान की तारीख बढ़ाए जाने पर जल्द फैसला हो सकता है और त्योहार के चलते तारीख बदलने की मांग हो रही है। निर्वाचन आयोग ने ईसीआई को जो पत्र है भेजा है। दरअसल सभी पार्टियों ने तारीख बदले जाने की मांग की है। चुनाव की तारीख में कुछ बदलाव हो सकता है, जैसा कि हमारे सहयोगी युगल भी बता रहे थे। फिर से चलते हैं युगल के पास और जानने की कोशिश करेंगे। युगल, जो डेट चेंज की ईसीआई को जो लेटर्स भेजे गए हैं, इस पर फैसला कब तक आ सकता है? कब तक जानकारी इसके बारे में मिल रही है? क्या कुछ फैसला चुनाव आयोग ले सकता है? के लिए हमने ईसीआई को भेजा है। जी देखिए, तमाम राजनीतिक दल हैं वो लगातार चुनाव की तारीख को बदलने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में दो प्रमुख जो त्यौहार हैं, दीपावली है, इसके अलावा जो छठ पूजा है, तो बहुत सारे रोज जो लोग हैं उत्तर भारत के लोग हैं यहाँ पर रहते हैं, उनकी संख्या लगभग 3.5 लाख की है। एक बड़ा वोट बैंक है, बड़े मतदाताओं की संख्या है, यहाँ पर निवास करते हैं, वर्षों से निवास करते हैं। तो अगर वो मतदान केंद्रों तक नहीं पहुंच पाएंगे तो इसे वोट का जो प्रतिशत है उसमें भी गिरावट आएगी। सही मतदाता जो उम्मीदवार है उनके चुनने में भी दिक्कतें होंगी। तो तमाम तरह के जो आवेदन है वो जो निर्वाचन आयोग को सौंपे गए थे, तो वो निर्वाचन आयोग ने तमाम जो आवेदन है उसको फॉरवर्ड कर दिया है ईसीआई को, भारत निर्वाचन आयोग को। तो उम्मीद यही है कि एक बात और यहाँ पे देखने वाली है कि अगर दूसरे चरण के मतदान का तारीख का कुछ बदलाव होता है तो क्या सारी प्रक्रिया पर प्रभाव पड़ेगा उसका, या सिर्फ वोटिंग की डेट बदली जाएगी? जी बिल्कुल, देखिए सिर्फ वोटिंग की तिथि है वो बदली जाएंगी। इस तरह के जो अधिकारी हैं, जो सूत्रों के हवाले से खबर है ये यही है। बाकी तमाम जो तैयारियां हैं वो कर ली गई हैं। लगभग 10,000 वाहन ऐसे होंगे जिन पे जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम लगेगा, वो ईवीएम की मूवमेंट की जानकारी रहेगी। लगभग 1 लाख जो चुनाव में अधिकारी कर्मचारी हैं उनकी जो ड्यूटी है वो लगाई गई है। 600 कंपनियां हैं वो बुलाया गया है। तो ये कहा जा सकता है बाकी सभी चीजों में किसी तरह का फर्क नहीं पड़ेगा। मतदान केंद्रों का भी चयन कर लिया गया है, वहां व्यवस्था बिल्कुल, और मतदान की प्रक्रिया ठीक तरीके से हो, लेकिन बीच में त्योहार का आना ये कुछ एक कारण बन सकता है तिथि में बदलाव का। बहुत शुक्रिया आपका युगल इस मामले पर जानकारी देने के लिए। और चलिए बढ़ते हैं आगे। छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में मतदान होना है और पहले चरण का जो मतदान है वो 7 नवंबर को होगा और वहीं दूसरे चरण का मतदान 17 को हो सकता है अगर आज कोई बदलाव नहीं किया गया तो। दरअसल चुनाव पर नजर रखने के लिए निर्वाचन आयोग ने एक कंट्रोल सेंटर बनाया है। विज्ञापन, हेट स्पीच, इन सभी विषयों पर यहां नजर रखी जा रही है।
2 चरणों में मतदान होगा और पूरी तैयारी कर ली गई है। देखिए एक कंट्रोल सेंटर भी बनाया गया है और यहाँ से पूरी जो पैनी नज़र है निर्वाचन आयोग है वो यहाँ से पूरी रखेगी, चाहे हेड स्पीच का मामला हो या फिर पेड न्यूज़, तमाम ऐसे। इसके साथ ही साथ अलग अलग कई कंट्रोल रूम्स भी बनाए गए हैं जहाँ से तमाम पूरे प्रदेश के सभी 90 विधानसभा सीट में जब निर्वाचन होंगे तो उसकी तैयारी के साथ साथ किस तरह की गतिविधियाँ चल रही हैं, इन तमाम गतिविधियों को यहाँ से कंट्रोल एंड कमांड सेंटर से यहाँ से नज़र रखा जाएगा। पूरी तैयारियाँ कर ली गई है, 2 चरणों पे मतदान है वो होगा। कैमरा पर्सन राजेंद्र चौधरी के साथ युगल तिवारी, न्यूज़ 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। और कांकेर जिले में पहले चरण में चुनाव होने और कांकेर, भानुप्रतापपुर और अंतागढ़ तीनों विधानसभा के लिए नामांकन का अंतिम दिन था, जिसमें अंतागढ़ विधानसभा के लिए दिग्गज नेताओं वर्तमान विधायक अनूप नाग, विक्रम उसेंडी और पूर्व विधायक मंगतू पवार ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया। बता दें कि अंतागढ़ के कांग्रेस विधायक अनूप नाग टिकट कटने से नाराज होकर निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंच गए। वहीं अंतागढ़ विधानसभा से कांग्रेस के 2 बार विधायक रहे मंगतू पवार ने भी नामांकन दाखिल किया और अपनी जीत के प्रति आश्वस्त नजर आए। वहीं अंतागढ़ विधानसभा से एक और कद्दावर नेता बीजेपी प्रत्याशी विक्रम उसेंडी ने भी नामांकन दाखिल किया। विक्रम उसेंडी इस विधानसभा से 4 बार विधायक रहे हैं, 1 बार सांसद भी चुने गए हैं। तीनों के चुनावी मैदान में होने की वजह से चुनाव यहां और दिलचस्प और रोचक हो चला है। कांकेर जिले के हमारे तीनों विधानसभा के तीनों प्रत्याशियों का एक साथ संयुक्त रूप से आज नामांकन दाखिल हुआ और इस प्रकार से हमारे यहाँ पर ऐतिहासिक भीड़ हमारे कार्यकर्ताओं और जनता के द्वारा आकर के रैली के रूप में आकर के हम नामांकन दाखिला किया है। तो निश्चित रूप से आज मैं कह सकता हूँ कि पूरे हमारे कांकेर जिले के तीनों विधानसभा अंतागढ़, भानुप्रतापपुर और कांकेर विधानसभा से यहाँ की जनता तीनों प्रत्याशियों को विजयश्री का आशीर्वाद देगी। हम कांकेर विधानसभा के तीनों सीट जीत करके छत्तीसगढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2/3 बहुमत के साथ बनने वाली है। जनता में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। ये सरकार, भूपेश सरकार की आखिरी समय चल रहा है, उल्टी गिनती पूरी शुरू हो चुकी है। 97 से 98 से चुनाव लड़े। दूसरे पोजीशन में कौन है? दूसरे पोजीशन में कौन रहेगा? अगर आप कांग्रेस को तीसरा मान दूसरा पोजीशन में कौन रहेगा ये तो मतदाता तय करेंगे, पर यदि हमको पूछोगे तो हम तो नहीं कहेंगे कि हम पहला नंबर में रहेंगे। कांग्रेस आपके तीसरे नंबर रहे हैं, भाजपा में रहे, कांग्रेस में रहे, सीपीआई में रहे। अब ऐसा क्या स्थिति बना कि आपको निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ रहा है? नहीं, देखिए, मैं पिछले समय कांग्रेस में रह के विड्रा किया था, तो सवाल ही पैदा नहीं होता है कि कांग्रेस के अनुशासन के दायरे से हम बाहर हैं। अंतागढ़ विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में आज नामांकन पत्र प्रस्तुत किया। आप सोचते होंगे कि अनूप नाग को निर्दलीय प्रत्याशी बनने की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो मैं इस विषय पर इतना जरूर कहना चाहता हूं। मेरे अंतागढ़ विधानसभा क्षेत्र में मैंने 5 साल बड़े ईमानदारी से काम किया, विकास के काम। जनता के जो एक उम्मीदवार से अपेक्षा रहता है उसके अनुसार ही मैंने काम करने का प्रयास किया। और यहाँ रुके एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।